नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आपका। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस क्या है। इस पार्ट में हम थोड़ा जनरलाइज्ड व्यू देखेंगे अनआइसोट्रॉपी ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। तो हम जब अनआइसोट्रॉपी ऑफ इलास्टिक बिहेवियर मान के चलते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन्स है वो ओरिएंटेशन या डायरेक्शंस पे डिपेंड करेंगे। जब अनआइसोट्रॉपी हम बात करेंगे तब हमने देखा था, हम देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेंस और जो शेयर स्ट्रेंस है ये नॉर्मल स्ट्रेस को किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में देखा था। जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं नॉर्मल स्ट्रेंस को ही डेवलप करेंगे और जो शेयर स्ट्रेसेस है वो शेयर स्ट्रेंस को ही डेवलप करेंगे। पर इसमें हम देखेंगे कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो एक मान के चलते हमारे पास ये जनरल स्ट्रेस स्टेट है। हमने देखा था कि ये 9 कंपोनेंट्स है यहाँ पे और इसमें से 6 कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। और ये जो स्ट्रेस टेंसर है हम इसको हम इसको कोरिलेट करेंगे हमारे स्ट्रेन टेंसर। तो स्ट्रेन टेंसर में भी हमारे पास 9 कंपोनेंट्स है और इसमें भी जो 6 है वो इंडिपेंडेंट है। इसको हम जब कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं हम इसको कोरिलेट करते हैं एक जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन जो होता है हम उसको हुक्स लॉ से डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ये हम बात करेंगे अभी भी लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स के लिए। लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स यानी जो हमारा स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन से, पर वो लीनियरली चेंज होगा। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन है, अगर मैं सिग्मा आई जे लिखूँगा इसको इस तरह से मान के चलते, ये मेरा सिग्मा आई जे है और ये एप्सिलॉन के एल है। इसको मैं कोरिलेट करूँगा तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे ये हो जाएगा सी आई जे के एल। तो ये जो कांस्टेंट है इसको मैं कहता हूँ इलास्टिक स्टिफनेस और इलास्टिक कांस्टेंट्स। अगर कोई पूछे कि हुक्स लॉ क्या है तो हमें अभी इसको लिखना है, ना कि ये रिलेशन लिखना है सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ये एक जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है, ये एक स्पेशल कंडीशन है हुक्स लॉ की। तो इसको हम इलास्टिक कांस्टेंट्स और इलास्टिक स्टिफनेस करते हैं जो सी जो टेंसर है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो अगर हम स्ट्रेंस को लिख रहे हैं तो हम इसको इस कांस्टेंट से लिखेंगे एस आई जे के एल, और ये जो एस आई जे के एल इसको कॉम्प्लायंस टेंसर भी कहते हैं। तो जो सी आई जे के एल इसको हम स्टिफनेस टेंसर भी कह सकते हैं। अब देखेंगे कि ये जो C और S है, ये जो C है ये स्टिफनेस दिखा रहा है और S है ये कॉम्प्लायंस दिखा रहा है। तो ये इस तरह से यानी उल्टा लिखते हैं इसको। S अगर S है तो हम इसको कॉम्प्लायंस टेंसर कहते हैं और C है तो इसको स्टिफनेस टेंसर कहते हैं। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए, पर ये जो हमारा है ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है। अभी हम इसको देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स है ये इसके CIJKL के कितने कंपोनेंट्स हैं। ये हमारा 4th रैंक टेंसर है क्योंकि हमारा 2nd रैंक टेंसर है और ये 2nd रैंक टेंसर है। 2nd रैंक टेंसर को दूसरे 2nd रैंक टेंसर से जब हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं हम उसको 4th रैंक टेंसर से कोरिलेट करते हैं। तो हमारे पास ये जो 2 टेंसर्स है ये 4th रैंक टेंसर है। तो इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे, हमने देखा था कि ये 3 डायमेंशंस के लिए तो ये 3 to the power 4, यानी ये जो रैंक है 3 to the power 4, तो हमारे पास 81 कंपोनेंट्स आने चाहिए जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन को कोरिलेट करते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सिग्मा 11 को सारे जो स्ट्रेन कंपोनेंट्स है, स्ट्रेन टेंसर के कंपोनेंट्स है, इसके साथ इनके साथ कोरिलेट किया है। तो हमारे पास ये सारे कांस्टेंट्स आ गए यहाँ पे। अब देखेंगे तो मेरे पास 9 स्ट्रेसेस है और 9 स्ट्रेन कंपोनेंट्स है, तो मेरे पास 81 जो स्टिफनेस कांस्टेंट्स है या कॉम्प्लायंस टेंसर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो 81 रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये 9 कंपोनेंट यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है सिग्मा 11 को कोरिलेट कर रहे हैं, ये सारे स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं। उसी तरह से हमारे पास ये 9 into 9 यानी 81 कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसको और डिटेल में ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में जानते हैं। तो मेरे पास ये स्ट्रेस टेंसर है, इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ स्ट्रेन टेंसर से। तो मेरे पास ये 9 कंपोनेंट्स है। तो हमने देखा था कि ये जो कंपोनेंट्स है, जैसे मैं सिग्मा 11 को कोरिलेट कर रहा हूँ
एप्सिलॉन 1 1 से, तो मेरे पास ये जो 1 1 है, ठीक है, और ये 1 1 है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा 1 1 जो स्ट्रेस का पार्ट है, स्ट्रेस कंपोनेंट, इसको कोरिलेट करूंगा मैं स्ट्रेन कंपोनेंट से, एप्सिलॉन 1 1। तो मेरे पास ये पहला कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से अगर मैं मान के चलिए मुझे सिग्मा 3 1 को कोरिलेट करना है एप्सिलॉन 2 3 से, तो सिग्मा 3 1 कहाँ पे, यहाँ पे मेरा, तो मैं सिग्मा 3 1 को इस तरह से कोरिलेट करूँगा एप्सिलॉन 2 3 से। तो मेरे पास ये जो कांस्टेंट आएगा ये आएगा 3 1 2 3। तो ये 3 1 2 3 ये कंपोनेंट आएगा। उसी तरह से मैं सारे स्ट्रेसेस को स्ट्रेन से कोरिलेट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास पता है कि ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स है, इसमें से ये जो स्ट्रेस टेंसर है और स्ट्रेन टेंसर है ये सिमेट्रिक है, यानी सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जे आई और एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन जे आई, या इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे जे आई लिखा है तो आप एप्सिलॉन एल के इज इक्वल टू एप्सिलॉन के एल, इस तरह से। तो अगर मैं इसको कोरिलेट करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे अगर मेरे पास मुझे एप्सिलॉन 1 2 पता है तो मैं सारे जो रिलेशन है एप्सिलॉन 2 1 का स्ट्रेस के साथ ये मार्क कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एप्सिलॉन 1 3 पता है तो मैं एप्सिलॉन 3 1 का जो रिलेशन होगा वो भी सेम होना चाहिए, और एप्सिलॉन 2 3 अगर मुझे पता है तो एप्सिलॉन 3 2 का रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे अगर मेरे पास ये रिलेशन है सिग्मा 1 1 का इस तरह से एप्सिलॉन 1 3 से, तो ये हो जाएगा 1 1 1 3। पर हमें पता है कि एप्सिलॉन 1 3 और एप्सिलॉन 3 1 सेम है, तो अगर मैं इस तरह से कोरिलेट करूँगा तो ये जो दो कांस्टेंट है, ये जो सी है, ये सेम होने चाहिए। तो अगर ये सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये सेम है, तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए। तो अगर मुझे ये पता है तो ये जो कंपोनेंट्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये मुझे पता है तो ये मैं निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे सिग्मा 1 2 का रिलेशन पता है इन सारे स्ट्रेंस कंपोनेंट्स के द्वारा, तो मैं सिग्मा 2 1 का निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मुझे सिग्मा 1 3 पता है तो मैं सिग्मा 3 1 का निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे सिग्मा 2 3 का पता है तो मैं सिग्मा 3 2 का निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास इंडिपेंडेंट जो कंपोनेंट्स है वो कितने कंपोनेंट्स है, यहाँ पे अगर काउंट कर लेते हैं हम, यहाँ पे मेरे पास 9 कंपोनेंट है, यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स है, और यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो ये हो गए मेरे 18 कंपोनेंट्स यहाँ पे, 9 और 6 और 3 18, 6 4 + 2, तो ये हो जाएंगे 12, 3 2 और 1 ये हो जाएंगे 6। तो मेरे पास इन टोटल 36 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ही है। तो हमने देखा कि मेरे पास 81 कंपोनेंट्स थे, पर उसमें से इंडिपेंडेंट कितने हैं, उसमें से इंडिपेंडेंट है 36 कंपोनेंट्स। तो अभी हम देखते हैं इन जनरल कि इन 36 कंपोनेंट्स में से हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये स्ट्रेस स्टेट है और ये स्ट्रेन स्टेट है, और इसको हमने लिखा था कि सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जे आई और एप्सिलॉन के एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल के। अभी हमें पता है कि इन 9 कंपोनेंट्स में से हमारे पास 6 कंपोनेंट्स ही इंडिपेंडेंट है, और हमारे पास इन 9 कंपोनेंट्स में भी 6 कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो स्टिफनेस टेंसर आएगा उसमें भी 36 कंपोनेंट्स ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 6 × 6। तो जो स्टिफनेस टेंसर है CIJKL, इसको और आसानी से हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि उसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम अभी जो कोरिलेशन लिखेंगे CIJKL का वो इस तरह से लिखेंगे, हम इस तरह से मूव होंगे, सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 3 सिग्मा 2 3 सिग्मा 1 3 और सिग्मा 1 2। आइए हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं। मैं इस तरह से मूव हुआ था डायगोनली, फिर ऊपर, फिर ऐसे। तो सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 सिग्मा 2 3 सिग्मा 1 3 और सिग्मा 1 2।
तो ये पहले जो 3 कंपोनेंट्स है स्ट्रेस के, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है, और ये जो 3 कंपोनेंट्स है ये शेयर स्ट्रेसेस है। और आप देखेंगे कि ये जो 6 कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, ये 6 ही सिर्फ इंडिपेंडेंट है, बाकी के 3 शेयर स्ट्रेसेस तो डिपेंडेंट कंपोनेंट है। उसी तरह से मैं स्ट्रेन कंपोनेंट्स में मूव करूँगा, एप्सिलॉन 1 1, एप्सिलॉन 2 2, एप्सिलॉन 3 3, फिर एप्सिलॉन 2 3, एप्सिलॉन 1 3 और एप्सिलॉन 1 2, और इस तरह से मैं लिख लूँगा। यहाँ पे मैंने शेयर स्ट्रेंस लिखा है, क्योंकि किसी बुक्स में ये भी रिलेशन हम लिखते हैं, तो पर आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना है कि मैं शेयर स्ट्रेंस को टेंसोरियल क्वांटिटी में इस तरह से कन्वर्ट करता हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये इंटरचेंजेबली देखना है कि अगर गामा है तो मैं उसको टेंसोरियल क्वांटिटी में इस रिलेशन से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये 36 स्टिफनेस टेंसर के जो कंपोनेंट्स है ये मुझे मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेसेस है, नॉर्म और शेयर स्ट्रेसेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेंस है और ये शेयर स्ट्रेंस है। तो आप देखेंगे कि ये पहले 9 कंपोनेंट है यहाँ पे, ये स्टिफनेस टेंसर के, ये रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन का रिलेशन। तो देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं सिग्मा 3 3 को नॉर्मल स्ट्रेन यहाँ पे लेट से एप्सिलॉन 2 2 के साथ रिलेट कर रहा हूँ, तो सिग्मा 3 3 को मैं एप्सिलॉन 2 2 के साथ रिलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास स्टिफनेस जो कंपोनेंट आएगा वो C3322 आएगा। तो ये जो कंपोनेंट है C3322 ये रिलेट करेगा मेरा सिग्मा 3 3 टू एप्सिलॉन 2 2। उसी तरह से हम अगर देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो 9 कंपोनेंट्स हैं ये वाले, ये आपके रिलेट कर रहे शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ये जो शेयर स्ट्रेसेस हैं इनको इस शेयर स्ट्रेंस के द्वारा जो रिलेशन है ये इस कंपोनेंट्स के द्वारा मिलेगा। और ये जो 2 है ये मिलेगा मुझे नॉर्मल स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, और ये जो कंपोनेंट्स है मुझे रिलेशन देंगे शेयर स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। अभी हम देखेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हम और आसान कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं, जैसे वॉइड कॉन्ट्राटेक्ट नोटेशन के द्वारा हम लिख सकते हैं। अगर मैं 1 1 को 1 लिखता हूँ, 2 2 को 2 लिखता हूँ, 3 3 को 3 लिखता हूँ, 2 3 को 4 लिखता हूँ, 1 3 को 5 लिखता हूँ और 1 2 को 6 लिखता हूँ, तो मैं ये जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स है इनको इस तरह से लिख पाऊँगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6, इस तरह से। उसी तरह से मैं जो स्ट्रेन कंपोनेंट्स है इस तरह से लिख पाऊँगा, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, 2 एप्सिलॉन 4, 2 एप्सिलॉन 5, 2 एप्सिलॉन 6। और ये जो स्टिफनेस टेंसर के कंपोनेंट्स हैं इसको मैं कुछ इस तरह से कोरिलेट कर पाऊँगा। तो आप देखेंगे कि ये जो 4 नोटेशन वाला था इसको हमने 2 नोटेशंस में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आसानी हो जाएगी हमारे एनालिसिस में। तो जानते हैं, लेट से मैं सिग्मा 4 को एप्सिलॉन 5 से रिलेट कर रहा हूँ, तो लिखते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूँगा सिग्मा 4 को एप्सिलॉन 5 से कोरिलेट कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा स्टिफनेस कांस्टेंट आएगा ये C45 आएगा, C45 ये आएगा। तो सिग्मा 4 यानी क्या है, यहाँ पे मैं अगर 4 को कंसिडर कर रहा हूँ तो 4 को मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 3 बैक अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और एप्सिलॉन 5 जो आएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन 1 3, और ये जो कांस्टेंट आएगा ये आएगा C2313। तो अगर आप देखेंगे ये जो C2313 है ये मेरा नथिंग बट C45 है। इसी तरह से आप सारे कंपोनेंट्स इस वॉइड कॉन्ट्राटेक्ट नोटेशन से निकाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि एक स्ट्रेन एनर्जी को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, इसको हम आगे और देखेंगे, पर इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो इसको मैं कहूँगा इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। ये आपने पढ़ा भी होगा, कोई भी स्ट्रेन एनर्जी अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे हमने टफनेस निकाला था या स्टिफनेस निकाला था, तो हम इसको इस तरह से, या रेजिलियंस निकाला तो इस तरह से डिफाइन किया था, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये मैं एक इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ। अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेता हूँ तो मुझे इस तरह से कुछ रिलेशन मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ तो मुझे ये टर्म मिलनी चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर मैं वॉइड कॉन्ट्राटेक्ट
नोटेशन अगर इस्तेमाल करता हूँ, जैसे सिग्मा 11 के लिए लिख रहा हूँ और सिग्मा 22 के लिए लिख रहा हूँ, सारे 6 स्ट्रेन कंपोनेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, du/d डेल एप्सिलॉन 11 को लिखूंगा तो मुझे सिग्मा 11 मिलना चाहिए। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट किससे करूँगा, मैं एप्सिलॉन 22 से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो, तो मेरे पास सिग्मा 11 ये टर्म है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा इस पूरे टर्म को किससे, एप्सिलॉन 22 से, तो मेरे पास अगर मैं सारे बाकी के टर्म्स को कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा C12। उसी तरह से अगर मैं इसको, ये इलास्टिक एनर्जी है, इसको मैं एप्सिलॉन 22 से पहले डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 22 इस डेफिनेशन के हिसाब से। अगर मैं फिर से इसे डिफरेंशिएट करूँगा, यानी डबल पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा तो एप्सिलॉन 11 के द्वारा, तो मेरे पास C21 मिलना चाहिए। जैसे ये टर्म है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास सिग्मा 22 इस कॉन्स्टेंट्स के द्वारा लिखा है मैंने, इलास्टिक स्ट्रेंथ का रिलेशन। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं सिर्फ C21 को, यानी ये टर्म है यही डिफरेंशिएट हो पाएगी, बाकी तो कांस्टेंट होंगी, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा C21। अगर आप देखेंगे ये दो डिफरेंशिएशन हमने किया है तो ये जो टर्म है और ये टर्म है ये मैथमेटिकली इक्वल है। अगर ये मैथमेटिकली इक्वल है तो मैं ये इस तरह से लिख सकता हूँ C12 इज इक्वल टू C21। तो हमें एक रिलेशन और एक मिलेगा कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस हमने निकाले थे, ये 36 कॉन्स्टेंट्स थे हमारे पास, यानी हमारे पास 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस थे और 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेन कंपोनेंट्स थे, उसको रिलेट किया था 36 स्टिफनेस कंपोनेंट्स के द्वारा। तो अगर C12 इज इक्वल टू C21 है तो इसी तरह मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ बाकी के कंपोनेंट्स के लिए। जैसे Cij है तो मैं इसको Cji दिखा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं ये इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊँगाCijkl इज इक्वल टूCijlk, और याCijkl इज इक्वल टू Cjilk, या सिंपली इस तरह से लिख पाऊँगा Cij इज इक्वल टू Cji। तो अगर मैं इस तरह से लिख पाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये जो शेडेड कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यानी अगर मुझे C12 पता है तो मैं C21 निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये सेम ही हो जाएंगे। तो ये जो स्टिफनेस टेंसर है ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, और इसमें से कितने कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट हमारे पास 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हमें चाहिए। अगर हमारे पास 21 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स अगर मुझे पता है तो मैं सारे स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो ये 6 डायगोनल कंपोनेंट्स हो गए और ये 15 ऑफ डायगोनल्स कंपोनेंट हो गए। तो हमने देखा था कि स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक है, स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर सिमेट्रिक है। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस थी, पर हमारा जो स्टिफनेस टेंसर है ये सिमेट्रिक है। ये इसलिए सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये इसलिए सिमेट्रिक है क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जो हम देखेंगे वो कांस्टेंट होती है। अगर मैं उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ एप्सिलॉन 11 और एप्सिलॉन 22 के द्वारा, अगर मैं सेम स्ट्रेन कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी वो सेम होनी चाहिए, और इसीलिए ये जो स्टिफनेस टेंसर है ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो हमारे पास कितने कांस्टेंट्स थे, हमारे पास 81 इलास्टिक कांस्टेंट्स चाहिए थे मुझे, और 81 से हम आए 36 इलास्टिक कांस्टेंट्स के लिए। ये क्यों आए, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन टेंसर था वो सिमेट्रिक था, इसके वजह से हम 36 इलास्टिक कांस्टेंट्स तक आए और 31 से हम 21 इलास्टिक कांस्टेंट्स पे आए। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये 21 इलास्टिक कांस्टेंट्स है और मेरे पास एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, तो मैं जो सारे स्ट्रेस का रिलेशन है
और स्ट्रेंथ का रिलेशन है मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहीं पे हम रुकेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इलास्टिक बिहेवियर का रिलेशन, ये जो रिलेशंस है ये इलास्टिक एनर्जी के साथ कैसे कोरिलेट कर पाएंगे। और हम और देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट्स है 21 इलास्टिक कांस्टेंट्स है ये मटेरियल के सिमेट्री पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं और इसको हम और कम कैसे कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।